Hello students. Next topic is types of outsourcing services or BPO. BPO means business process outsourcing. हम लोग ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. उसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें है आउटसोर्सिंग सर्विसेज. मतलब कि जो कंपनी कोई बिजनेस शुरू करती है तो उसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है जैसे कि फाइनेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट होगी, सेल, परचेज, वो सारी एक्टिविटीज जो कंपनी अपने ही एंड पे ना करते हुए जब वो सर्विसेज को बाहर से वो हायर करती है तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग सर्विसेज. तो इसमें नेक्स्ट है टाइप्स क्या है इसकी. द मॉडर्न बिजनेस मेनी आउटसाइड सर्विसेज आर यूज्ड. मतलब आउटसाइड सर्विसेज जो है वो आजकल के बिजनेस में जो वो यूज किए जाते हैं. आउट ऑफ दिस सर्विसेज द फॉलोइंग आर द आउटसोर्सिंग वन. मतलब कि ये जो सर्विसेज हैं ये आउटसोर्सिंग सोर्सेज से हम लोग हायर कर सकते हैं. इसमें है सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. The following are the details of all these services. First of all, financial services, वित्तीय सेवा. These services mean those outsourced services which help the company some way or the other in the management of finance. मतलब कि किसी अन्य सोर्स के द्वारा फाइनेंस को जो है बिजनेस के लिए अरेंज करवाना. टू इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ दीज सर्विसेज आर एज फॉलोज. मतलब कि दो जो एग्जांपल हैं इस चीज के वो इस तरह से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टरिंग प्रेजेंट. दिस इज अ मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस अरेंजमेंट. फाइनेंस को अरेंज करने का ये आधुनिक साधन है, सोर्स है. अंडर दिस इसमें क्या होता है, फैक्टरिंग एजेंसी मेक्स एडवांस मनी अवेलेबल टू द सेलर्स ऑन देयर क्रेडिट सेल्स. मतलब कि फैक्टरिंग एजेंसी क्या करती है, एडवांस मनी जो है वो मेक बनाती है टू द सेलर्स. ठीक है, सेलर्स के लिए परफॉर्म द जॉब ऑफ कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स. डेटर्स से पेमेंट्स को कलेक्ट करना. ठीक है, अ फैक्टरिंग एजेंसी गेट्स सम कमीशन एंड इंटरेस्ट फॉर इट्स सर्विसेज. तो ये जो फैक्टरिंग एजेंसीज होती हैं ये कुछ कमीशन और इंटरेस्ट जो होती है वो इन सर्विसेज के बदले में लेती हैं. One does not need to invest much capital. मतलब कि एक व्यक्ति को इसमें जो इंडिविजुअल या कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी जो भी होगी उसमें इसको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि उसने जो है फैक्टरिंग फैसिलिटी को हायर किया. नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग. मर्चेंट बैंकिंग में क्या आएगा, some years ago a company had performed all the activities connected with the issuing of shares and debentures. मतलब कि पुराने समय में क्या होता है, कंपनी ने जब भी बिजनेस शुरू करना है तो उसको फिर शेयर और डिबेंचर्स को सेल आउट करना होता है. लेकिन these activities include the performance preparation. क्योंकि इस चीज को शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने के लिए किसी भी कंपनी को सब्जेक्ट मैटर प्रोस्पेक्टस, प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीटिंग द लीगल फॉर्मेलिटी वगैरह और सिक्योरिटी लिस्टेड, अपॉइंटिंग द रजिस्ट्रार ऑफ इशू, अपॉइंटिंग द अंडरराइटर एक्सेट्रा. ये सारी ही फॉर्मेलिटीज जो है क्या, प्रोस्पेक्टस इशू करना, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंटिंग करना, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना, सिक्योरिटी जो देनी होती है वो वाली चीजें, अपॉइंटिंग द रजिस्ट्रार ऑफ इशू वो अपॉइंट करना, अपॉइंटिंग द अंडरराइटर, सारी ही फॉर्मेलिटीज जो है उस कंपनी को पूरी करनी पड़ती है. नाउ all these activities can be done through the merchant banks. अब क्या है, आपके टाइम में ये सारी एक्टिविटीज को क्या है मर्चेंट बैंक जो है वो पूरा करवाते हैं. यदि अच्छी मतलब जो भी आपकी जरूरतें हो. इन इंडिया मेनी कमर्शियल बैंक्स ऑफर द सर्विसेज ऑफ मर्चेंट बैंक्स. इंडिया में क्या है, बहुत सारे बैंक जो है वो मर्चेंट बैंक्स की सर्विसेज को अवेलेबल करवाते हैं. सेकेंड है हमारी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज. एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में क्या होगा, these days there are many advertising agencies in the market which provide advertising services to different business organizations. मतलब कि अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को वो जो है सर्विस प्रोवाइड करवाती है. कौन? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या कंपनीज. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट. जो भी बिजनेस शुरू करता है इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो अपना कमाना चाहता है. More profit can be obtained only with the help of both sales. सेल के द्वारा ही जो है प्रॉफिट को हासिल किया जा सकता है. और एडवर्टाइजमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग सेल.
सेल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इफ दिस वर्क इज डन बाय द कंपनी इटसेल्फ, अगर एडवर्टाइजमेंट का काम भी कंपनी अपने आप ही करे तो जो उसकी कॉस्ट है वो ज्यादा आएगी एंड द एडवर्टाइजमेंट भी आल्सो बी इंफीरियर क्वालिटी, तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं बन रहा है। लेकिन बिसाइड इफ द हेल्प ऑफ सम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अगर किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की हेल्प ली जा रही है इज ऑब्टेन्ड फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए द कॉस्ट विल बी लेस, तो उसकी कॉस्ट क्या है, लेस हो जाएगी। बिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट विल आल्सो बी गुड, इसके द्वारा अगर बाहर की कंपनी से आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी और उसकी क्वालिटी जो है एडवर्टाइजमेंट वो भी अच्छी आएगी। Since the advertising agency performs only a single type of job, क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का एजेंसी जो है एक ही तरह की जॉब कर रही है, इट हैज अ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में जो उसको एक स्पेशलाइजेशन जो है उसको हासिल होगी। नेक्स्ट है नंबर 3, कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस में क्या आएगा कि सम इयर्स एगो, कुछ साल पहले क्या था, द हेल्प ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट वाज नीडेड इन ऑर्डर टू सेंड लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स एक्सेट्रा। पोस्टल डिपार्टमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ती थी किस चीज के लिए? कोई भी लेटर सेंड करना हो, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो या कोई पार्सल एक्सेट्रा जो भी है हमारे को अगर सेंड करने हो तो हमें पोस्टल जो डिपार्टमेंट है उसकी जरूरत पड़ती है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए। वन हैज टू गो टू द पोस्ट ऑफिस टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सर्विस, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर ये फैसिलिटीज देनी होती थी तो उसको पोस्ट ऑफिस में जो है वो जाना पड़ता था। लेकिन नाउ दिस सर्विस इज अवेलेबल इन एन इम्प्रूव फॉर्म। आजकल क्या हुआ है, ये जो सर्विस है इम्प्रूव मतलब अच्छे से जो इम्प्रूव तरीके से जो आपको अवेलेबल होगी। सम इंडिविजुअल्स आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ कुरियर कंपनी, कुछ लोग जो है कुरियर कंपनी के थ्रू इस सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं। द मेल कैन बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द कुरियर कंपनी, जो मेल है वो कुरियर कंपनी को सेंड कर दी जाती है। एंड इफ द कंपनी इज इन्फॉर्म बिफोर हैंड, अ पर्सन फ्रॉम द कंपनी कम्स पर्सनल टू कलेक्ट द मेल, तो उससे पहले वो जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो उस कंपनी में अपने पार्सल को कलेक्ट कर सकता है। द कुरियर कंपनी गिव्स अ रिसीप्ट इन टोकन ऑफ रिसीविंग द मेल, जो कुरियर कंपनी है एक रिसीप्ट देती है मेल को रिसीव करने की, एंड रिसीवर सम कमीशन एंड आफ्टर सम डेज हैंड्स ओवर द रिसीप्ट ऑफ द मेल हैविंग बीन डिलीवर्ड टू द एड्रेस। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में द कस्टमर इज कंसीडर्ड गॉड फॉर द बिजनेस, बिजनेस में जो है भगवान के रूप में माना जाता है ग्राहक को, एक कस्टमर को। इफ द कस्टमर इज हैप्पी, अगर कस्टमर आपका ग्राहक कस्टमर आपका बिजनेस में अगर हैप्पी है, सक्सेस इज डेफिनेट, आपको जो सक्सेस सफलता है वो निश्चय है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू कीप द कस्टमर हैप्पी, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कस्टमर को खुश कैसे रखा जाए। In order to keep the customer happy, many types of services have to be made available, मतलब कि कस्टमर को हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। They include the home delivery of goods, इसमें क्या आता है, होम डिलीवरी कराना उसकी, उसको उसके घर तक ही जो चीज है वो पहुंचा देना। प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब आफ्टर सेल अगर कोई चीज हो भी गई है तो उसके बाद भी उसको कोई अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी कंपनी ही देखेगी। Earlier, the companies used to provide these services themselves. पहले क्या था, ये सारी जो चीजें थी, ये सारी सर्विसेज जो थी कंपनियां खुद ही हैंडल करती थी। लेकिन however, with the expansion of the scale of business, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, it has now become difficult to provide these services. तो ये जो सर्विसेज है किसी एक कंपनी के द्वारा जो देना है वो मुश्किल होता है। In order to solve this problem, the companies, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनीज ने क्या किया कि many customers support companies, कस्टमर सपोर्ट कंपनीज की हेल्प के द्वारा have come up in the market, मार्केट में कस्टमर सपोर्ट कंपनीज आ गई है, उनकी सहायता से जो कस्टमर को हेल्प करती है, जो मेन कंपनी है। These companies undertake to deliver the goods at the house of the customer, कि कस्टमर के हाउस तक चीजें पहुंचाना है। तो गिव आफ्टर सेल सर्विस को आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करवाना। जनरली द मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा यूज दिस सर्विसेज।
तो जो भी हमारी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो भी होती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर वगैरह, इन चीजों के लिए जो है कंपनी जो है आउटसोर्सिंग सर्विस का ले सकती है। सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ। मीनिंग ऑफ केपीओ, केपीओ मींस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। KPO refers to obtaining high-end knowledge work from outside the organization in order to run the business successfully. मतलब कि बिजनेस के रिगार्डिंग नॉलेज रखना, उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए ये चीज जो बहुत जरूरी है KPO। एंड इट कोस्ट इफेक्टिव मैनर, it occupies the higher end of BPO, business process outsourcing, unlike conventional BPO where the focus is on process expertise. In KPO the focus is on knowledge expertise. In BPO business process organization में क्या हुआ, outsourcing में क्या हुआ, there is a predefined way to solve the problem. BPO में क्या था कि predefined, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको पहले से ही सॉल्व करने की एक रास्ता तय बना के रखा होता है, लेकिन but in KPO there is no predefined process to reach the conclusion, rather it is well reasoned by the person concerned. जब तक concerned person के साथ आप बात नहीं करोगे तब तक उसकी प्रॉब्लम को जो उसमें KPO के अंदर सॉल्व नहीं किया जाता। In case of BPO the only prerequisite to get a job is the knowledge and ability to speak English. However, in KPO the companies look for individuals who are homogeneous of specialized knowledge, English speaking aptitude and work experience। ये सारी सर्विसेज जो है वो आपके KPO के अंदर आएंगी। सर्विसेज कवर्ड अंडर KPO और सर्विसेज कवर्ड अंडर BPO। तो BPO के अंदर कौन सी सर्विसेज आएंगी और KPO के अंदर कौन सी सर्विसेज आएंगी, वो अलग अलग से आपको बताई गई है। नंबर 1 है आपका रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस, KPO के अंदर बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, एनिमेशन एंड डिजाइन, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, medical services, writing and content development, legal services, intellectual property, IT search, data analysis, network management, training and consultancy। मतलब सारी सर्विस जो आपकी KPO के अंदर आएंगी। और BPO के अंदर कौन सी सर्विस आएंगी, फैक्टरी फैसिलिटी, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विसेज, सेलिंग एंड इंश्योरेंस पॉलिसी एंड टेक्निकल सपोर्ट। ये सारी सर्विसेज जो है कैटेगराइज की गई हैं KPO के अंदर और BPO के अंदर। नेक्स्ट है बोल रहे नीड ऑफ KPO, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फोकस इज टू कंसंट्रेट ऑन कोर स्पेशलाइजेशन एरियाज एंड आउट ऑफ सोर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। क्योंकि आजकल के बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी जो एक्टिविटीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। Many companies have come to realize that by outsourcing the non-core activities, not only costs are minimized and efficiency improved, but the total business improved because the focus shift to the key growth areas of the business activity। बोल रहा है कि जैसे आजकल के जमाने में, आजकल के टाइम में अगर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो उसको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को, उसको बिजनेस कंपनी को हायर करना पड़ेगा। और अगर उसने सक्सेसफुली बिजनेस को रन करना है तो उसको KPO के अंदर जैसे बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, एनिमेशन एंड डिजाइन, सारी ही चीजें जो है उसको अपने बिजनेस के अंदर वो ऐड करनी पड़ेगी। इंडियन KPO सेक्टर, हमारे इंडिया के KPO सेक्टर में क्या आएगा, इनफैक्ट सक्सेस ऑफ इंडियन BPO सेक्टर हैज गिवन राइज टू येट अनदर सेक्टर। मतलब कि BPO सेक्टर आने के बाद बिजनेस में KPO सेक्टर ने भी एक अलग अपना एक मुकाम बनाया है। The success achieved by the many overseas companies in BPO operation of India has replaced many of the step companies। Next आपका features of KPO। Features क्या है KPO के? The following are the features of KPO sector। It is upward shift of BPO। BPO से एक अगला स्टेप है ये। It focus on knowledge expertise instead of process expertise। मतलब कि ये प्रोसेस से के अलावा क्या करता है, फोकस किस पे होता है, इसका नॉलेज, जानकारी। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बीइंग रिप्लेस्ड बाय के, तो इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इट इज द आउटपुट ऑफ द सक्सेस ऑफ BPO सेक्टर। मतलब ये जो है BPO सेक्टर की सक्सेस
के बाद जो आउटपुट निकली है वो आती है आपकी केपीयू। इट प्रोवाइड्स ऑल नॉन कोर एक्टिविटीज, इट हैज नो predetermined process to reach a conclusion. It offers an alternative career path for the educated. Next topic है हमारा automated teller machine (ATM). The ATM is such an automatic machine from which money can be withdrawn or through which it can be deposited by inserting a card. लेकिन ATM एक ऐसी मशीन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक ऐसी मशीन है जहाँ पे आप पैसा निकाल भी सकते हैं और पैसा जमा डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। बाय टाइपिंग, इस चीज की बाय टाइपिंग में पर्सनल आइडेंटिटी नंबर पिन, मतलब कि एक आपको बैंक के द्वारा पिन दी गई होती है, उस पिन को जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपका जो पैसे अगर निकलवाने तो निकल सकते हैं और डिपॉजिट भी हो सकते हैं। दिस मशीन वर्क्स ऑन 24/7 बेसिस, मतलब कि 24 घंटे इसकी सातों दिन इसकी सर्विस जो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इट हैज कंसिडरेबल रिड्यूस द बैंक वर्क, इससे क्या हुआ जो बैंक का जो वर्क लोड है वो थोड़ा कम हुआ है। इट इंक्रीज डे बाय डे, ये जो है मतलब दिन प्रतिदिन ये जो एटीएम का यूज है वो बढ़ता जा रहा है। बिसाइड द सर्विसेज ऑफ मनी विड्रॉल एंड डिपॉजिट, बैंक प्रोवाइड सेवरल अदर सर्विसेज टू देयर कस्टमर थ्रू एटीएम। पैसा निकलवाना और जमा करवाना ही इसमें एक सर्विस नहीं बैंक के द्वारा, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज जो बैंक इसमें एटीएम के थ्रू देता है। डिफरेंट बैंक्स में प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज थ्रू एटीएम, अलग अलग जो बैंक हैं वो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू एटीएम। एज सून एज वी इंसर्ट द कार्ड इनटू एटीएम, इट्स स्क्रीन डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल द सर्विसेज। जैसे ही हम एटीएम को उसमें डालते हैं मशीन में तो अलग अलग तरह की जो जैसे आपको इसमें बताया गया है कि अलग अलग सर्विसेज को ये एटीएम जो वो शो करता है। A sample of the ATM and the list of services provided by it shown in the picture below. ये एटीएम मशीन है, इसमें इंसर्ट करते हैं एटीएम आप तो आपको अलग अलग तरह की सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सर्विसेज, आपको कौन सी सर्विस चाहिए, माई अकाउंट, फ्लैश, फास्ट कैश, मोबाइल टॉप अप, बिल पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एडवांस सर्विसेज, माई ओवरड्राफ्ट। तो इसमें से आप जो भी सर्विस को सिलेक्ट करेंगे आपको एटीएम के द्वारा वो सर्विस जो आपको उपलब्ध करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है द यूटिलिटी ऑफ एटीएम, मतलब इसकी उपयोगिता क्या है एटीएम की। द यूटिलिटी ऑफ एटीएम हैज बीन एक्सप्लेन्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1 है कैश विड्रॉल, मतलब इसके द्वारा हम लोग जो कैश को विड्रॉ सकते हैं। The ATM is such a machine from which the user can withdraw money as and when he wants, मतलब कि जब भी आप चाहे मनी को निकलवाया जा सकता है थ्रू एटीएम। In order to withdraw money from ATM, the card issued by the bank is inserted into it. इसके कार्ड जो इसमें इंसर्ट किया जाता है, पर्सनल पिन उसमें टाइप की जाती है। As soon as it is done, जैसे ही ये किया जाता है इस द्वारा काम का डिजायर, मनी कम्स आउट ऑफ द मशीन, जो आपकी मनी है वो बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है इसका फीचर या इसका यूटिलिटी कैश डिपॉजिट, or not only the withdrawal but also the deposit of money through this ATM possible. As soon as the user puts money into the machine starts counting the notes. जैसे ही मशीन में ये नोट्स डाले जाते हैं वैसे ही वो मशीन जो है उनको काउंट करना नोट्स को काउंट करना शुरू कर देती है। तो ये कुछ हम लोगों ने इसकी यूटिलिटीज करी। नेक्स्ट यूटिलिटी बाकी की यूटिलिटीज जो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज हमने देखा कि केपीओ क्या होता है, फीचर्स ऑफ केपीओ और बीपीओ और केपीओ के क्या क्या हम लोगों ने सर्विसेज